जय श्री राम। तो ये वीडियो है सेट 7 का पार्ट 4, ठीक है, फाइनल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्पष्ट कीजिए कि क्यों हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। हाँ जी, तो हल्के नाभिकों की जो है, देखो मैं इसका आंसर लिख ही लिया हूँ। हल्के नाभिक की, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि आंसर भी लिख दिया करो, तो मुझे लगा इस वाले का आंसर लिखना है, ठीक है। तो हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है वो कम होती है। अब जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उस बड़े वाले नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। इसका मतलब हमें ज्यादा स्थायित्व प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और प्रकृति में वही अभिक्रियाएं होती है जिनमें हमें ज्यादा स्थायित्व प्राप्त हो, और इस अभिक्रिया में बाहर ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है। क्योंकि अब वो जो ज्यादा स्थायी क्यों है कि जो दो छोटे नाभिक जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो बड़े वाले नाभिक की ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा, वो अधिक होती है, क्योंकि जो उसका द्रव्यमान होता है वो उनके छोटे छोटे के अलग अलग के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, तो कुछ द्रव्यमान क्षति होते हैं, ठीक है, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब अगर उस बड़े वाले को तोड़ना है, मुझे छोटे छोटे में अलग करना है, मुझे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी वो वाला जो है अब ज्यादा स्थायी है। इसलिए जो है छोटे नाभिक जो है जुड़ करके बड़ा नाभिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमने ले रखा, जैसे ये ड्यूटेरियम के दो नाभिक है, वो मिलके हीलियम का नाभिक बना रहे हैं, कुछ ऊर्जा निकल रही है। तो ये जो ड्यूटेरियम था, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा थी 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नोट कर लियो भाई, अपनी कॉपी में देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट कर लो सब इसको, ओके। और जो हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो कितनी बनी, 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इसकी थी 1.25, इसकी 7.2, तो कितनी ज्यादा है। बी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ओके। अब सेम इसमें अगला क्वेश्चन था कि भाई छोटे तो जो है दो मिलके बड़े बना रहे, और जो बड़ा नाभिक है, एक भारी नाभिक जो है वो दो हल्के नाभिकों में टूटता है। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन है कि जो भारी नाभिक के में भी सेम केस है, भारी नाभिक की भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो कम होती है, और जब वो टूट के दो छोटे नाभिकों में टूट जाएगा तो क्या होगी, उनकी कुछ बंधन ऊर्जा बीच वालों में टूटेगा। जैसे बेरियम और क्रिप्टोन में टूट गई यूरेनियम का नाभिक, तो उनकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है, ठीक है, तो वे अधिक स्थायी होते हैं। तो सेम रीजन वही है। देखो जो जिनकी जो हल्के है बहुत, जिनका अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखें तो कम वालों का भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम है, छोटे छोटे नाभिकों की, और जो बड़े नाभिक हो जाते हैं उनकी भी बंधन ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाती है, उनका स्थायित्व कम हो जाता है, रेडियो एक्टिव होते हैं वो, इसीलिए, ठीक है। इसको भी नोट कर लियो। और इसका ही पार्ट 3 था कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ये भी बताओ हमें, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन है कि भाई दोनों ही घटनाओं में क्या होता है, दोनों ही घटनाओं में द्रव्यमान क्षति होती है। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन दोनों में क्या होता है, द्रव्यमान क्षति, और ये द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। डेल्टा E बराबर डेल्टा M C स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है। अब देखो सिमिलरली सी का जैसा एक क्वेश्चन पूछ रखा। सबसे पहले तो इसने पूछा क्वेश्चन में कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जी मान क्या होता है, जी मान क्या होता है, ठीक है। और फिर ये नाभिकीय अभिक्रिया दी, दो ड्यूटेरियम है, वही जो हमने उदाहरण में लिख रखी थी अपने, उससे हीलियम का नाभिक बना, और जो है ये प्लस जी है, तो ये जी भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है। यह कि नाभिकीय अभिक्रिया में जो है अवशोषित या उत्सर्जित हुई ऊर्जा को हम जी से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जी है तो जी है, वरना ज्यादातर जगह तो क्यों से प्रदर्शित होती है, बड़ा क्यों, ठीक है। तो जी मान क्या है कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित हुई ऊर्जा, वो होता है जी मान, ठीक है। और देखो दो प्रकार की है, जिसमें ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी वो होगी ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊर्जा जो है अवशोषित होगी वो होगी ऊष्माशोषी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया इसने दे दिए, दो ड्यूटेरियम है, उससे क्या बना, ये बना हीलियम प्लस जी। इसमें कह रहा है कि जो ये था ड्यूटेरियम, इसकी तो जो है 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और इसकी हीलियम की जो है 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कह रहा है कि बताओ कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या है भाई, उष्मा क्षेप है, ऊर्जा निकलेगी इसमें से, जी का मान पॉजिटिव है इस अभिक्रिया में,
ठीक है, ऊर्जा निकलेगी ना, कैसे निकलेगी देख लियो। और जी का मान कह रहा है और द्रव्यमान क्षति कह रहा है, जी का मान कैसे निकालू मैं। अब देखो जैसे ये अभिक्रिया है, 2 ड्यूट्रॉन है और उससे क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है, हीलियम नाभिक है अल्फा कण प्लस जी। तो जो जी का मान होगा नी, जी बराबर होगी इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी जो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, यानी इसके न्यूक्लियंस कितने हैं, 4 न्यूक्लियंस है इसमें, तो 4 गुणा इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस इसके भी न्यूक्लियंस, ये 2 ले रखे ना इसके, इसमें 2 न्यूक्लियंस है, टोटल 2 ही ले रखे हैं, तो 4 न्यूक्लियंस इसके हो जाएंगे, 4 गुणा इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना होगा, हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये 7 चौक 28, ये 28.8 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा पूरा, और 28.8 में से 5 जाएगा तो जी की वैल्यू 23.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो दोबारा से देखो, अभिक्रिया में अगर ऊर्जा निकालनी है तो जो प्रोडक्ट साइड में बन रहा है उसकी प्रति न्यूक्लियन धन ऊर्जा लिख के, और जितने भी उसके न्यूक्लियन है उसकी टोटल एनर्जी लिख के उसमें से माइनस कर देंगे, इस वालों का भी सेम काम कर देंगे। ठीक है, आंसर इसने पीछे 28.8 दे रखा है, उसको सही कर लो, इसका आंसर आएगा 23.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन, इतनी एनर्जी जो है निकलेगी। ठीक है, अब जो है, अब पूछ रहा है द्रव्यमान क्षति भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, द्रव्यमान क्षति भी बताओ, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम कितना होगा ये भी पूछ रहा। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसमें होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, 1/931 AMU, ये हो जाएगा ना, ये इधर डिवाइड में गया। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 23.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें हो जाएगा 23.8/931 AMU, और अगर AMU को किलोग्राम में बदलूँ मैं तो वो कितना हो जाएगा, 23.8/931 गुणा 1.1 AMU में होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इनकी जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा सब कुछ करके 4.26 इंटू 10⁻⁻29 kg। -29 क्यों आएगा, क्योंकि भाई यहाँ 0.0426 आएगा, उसके 2 पॉइंट में इधर ले गया, तो इसलिए 2 पावर मेरे को घटानी पड़ी। ठीक है, पीछे इसका भी आंसर इसने गलत लिख रखा है। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट आंसर है, और इधर ये, तो इसमें पीछे जाके आंसर सीट में इसका आंसर भी करेक्ट कर लियो। अनसोल्ड है जिसके पास, उसके पास है ही नहीं, तो भाई देख लो, हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आपको दोबारा, ये क्वेश्चन था। नाभिक अभिक्रिया के लिए जी का मान ज्ञात कीजिए, और जी मान क्या होता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित या जो अवशोषित ऊर्जा होती है वो उसका जी मान होता है। ठीक है, और जी का मान हमने निकाल ही दिया, ये निकाल रहा था, और द्रव्यमान क्षति निकाल दी। आगे कह रहा कि 7वां क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा इसके विलोम से इसका मतलब है कि क्या दूरदर्शी को हम सूक्ष्मदर्शी में बदल सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी में। असल में क्वेश्चन होगा एंड वाइस वर्सा, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन का ही मैच लगा, इन्होंने हिंदी में दे दिया बस। ठीक है, सीधा उसका ट्रांसलेट मार कर दे दिया होगा यूपी बोर्ड ने। तो दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, कारण सहित बताओ। तो देखो, जब हमने इनकी तुलना करी तो एक साइड लिखा खगोलीय दूरदर्शी, एक साइड लिखा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, मतलब कंपाउंड, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी होता है, खाली एक उत्तल लेंस ले लो वो सिंपल। अब जो समानता है ना
वो मैंने इधर सेम ही लिख दिया भाई। जब समानता है तो उसको थोड़ा ही दो दो बार लिखता मैं, तुम लोग लिख लियो। समानता क्या है भाई, इसका जो अभिदर्शक होगा वो भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, इसका भी वही काम करेगा। इसका जो नेत्रिका हम लेंगे वो छोटे द्वारक का लेंगे, वह कम फोकस दूरी वाले का, क्योंकि हमें आवर्धन क्षमता ज़्यादा चाहिए जो कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाएगा। इसमें भी सेम काम होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अंतिम प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा और नेत्र से डी व अनंत के बीच बनेगा। इसमें भी वही काम होगा। अब असमानता है क्या है, नोट कर लियो इनको अपनी कॉपी पे पॉज करके वीडियो को। ओके, असमानता क्या है, ये जो है दूर स्थित बड़ी वस्तुओं द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ाता है। जो निकट स्थित छोटी छोटी सूक्ष्म या सूक्ष्म की जगह अति सूक्ष्म वस्तु द्वारा, अब परली साइड लिख रहा आंख 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 और लिख रहा है यहाँ पे, आंख पर बने दर्शन कोण को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या है, अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक करने के लिए आवर्धन, अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक करके हम उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। साथ में नेत्रिका की फोकस दूरी कम करेंगे तो भी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसकी आवर्धन क्षमता का, m बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई। तो इसको ज़्यादा करेंगे तो बढ़ेगी, इसको कम करेंगे तो बढ़ेगी। इसमें क्या, इसमें अभिदर्शक तथा नेत्रिका दोनों की फोकस दूरी कम करके जो है हम आवर्धन क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों की फोकस दूरी कम होती है तब इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, m बराबर वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एफ ई कम होगा तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। दूसरी बात, यू नोट जो होगा वो भी हमें कम करना है, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता ज़्यादा होगी। लेकिन किसी भी स्थिति में यू नोट जो है वो बड़ा ही होगा एफ नोट से। तो भाई देखो, हम चाह रहे कि आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें भी माइनस होता है शायद, कि भाई यू नोट कम करो, पर यू नोट तो कम इस एफ नोट से तो बड़े होगा, तो हमें एफ नोट भी कम करना चाहिए। तो यानी अभिदर्शक की फोकस दूरी भी कम करेंगे और नेत्रिका भी, तब जाके इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। तो इसकी असमानताएं भी होगी। असमानताओं को और थोड़ा गौर से दिखाता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो, एक दूरदर्शी को हम सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता जो है सूक्ष्मदर्शी की तुलना में कई गुना कम होती है। भाई देखो, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बड़ी वस्तु का थोड़ा ही बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, बस उसको पास लाना है अपने, ठीक है। जबकि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 250 गुना, 300 गुना। तथा सूक्ष्मदर्शी की तुलना में इसका आकार भी कई गुना बड़ा होता है, क्योंकि इसको बनाते किसके लिए, हम बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए। भाई सूक्ष्मदर्शी से क्या, माइक्रो बैक्टीरिया उनको देखना है, तथा इसके बड़े आकार के कारण इसे सूक्ष्म वस्तु के करीब रखकर उन पर फोकस नहीं किया जा सकता। ऐसे एक सूक्ष्मदर्शी को दूरदर्शी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना चाहिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर का, ताकि वो अधिक प्रकाश ग्रहण कर सके, तथा इसकी आवर्धन क्षमता अधिक हो तथा विभेदन क्षमता अधिक हो। इसके लिए भी उसका दूरदर्शी का अभिदर्शक बड़ा होता है, ठीक है। वो सब हमें एक माइक्रोस्कोप से नहीं मिल सकता। तो ये इन दोनों बातों के आंसर हो गए। अब आगे क्या कह रहा है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 1.414 है जी। ये एक्चुअली √2 है। 1.41 और किसकी वैल्यू होती है, √2 की। न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम, ठीक है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर और निर्गमन कोण आई डैश, जो कि अल्पतम विचलन की स्थिति में किसके बराबर होगा, आई के ही होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए किरण आरेख भी बनाइए। तो पहले किरण आरेख ही बना दो, कॉपी पे बनाते हैं। चलो कॉपी हमारे पास, कितने ही बना देते हैं। ये प्रिज्म हो गया, हमने कहा ये आई आपतित किरण, हमने कहा ये डल गया उस पर लंब, हमने कहा ये जो है ऐसे जाना चाहती थी,
ठीक है, ये क्या होगा, अपतन कोण आई होगा। लेकिन ये क्या है, ये कह रहा है प्रिज्म भाई मैं अधिक अपवर्तनांक का इधर तेरे को अभिलंब की ओर झुक के रहना पड़ेगा, तो ऐसे अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब ये बोली अब मैं दूसरे पृष्ठ में निकलती हूँ। हमने कहा रुक, हम एक बार अभिलंब तो खींच ले उस पर। हमने कहा अभिलंब हमने ये डाला, ये बोली मैं ऐसे जाऊं। हमने कहा नहीं रे, दूर हट अभिलंब से, अब अभिलंब से दूर हट के। ठीक है, तो ये आपतित किरण, ठीक है, उधर जब ये बाहर से जाती है तो क्या, निर्गत किरण। गे है ये, गे फॉर गमला किरण। ओके, और शुरू में ये इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, एंड में फाइनली इस डायरेक्शन में गई। इसको अगर पीछे हटाओ तो इतने एंगल का इसने इसके मार्ग में विचलन पैदा कर दिया, या डेल्टा, डेल्टा यानी विचलन कोण। ठीक है, इधर जो है ये, इसको बोलते हैं हम आई डैश, निर्गत किरण और इसके अभिलंब के बीच। असल में ये दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाली इस दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। पर क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर निकलती है तो इस वाले पृष्ठ की जो, देखो इस वाले पृष्ठ के लिए आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी ये वाली। अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये आपतित होगी, ये अपवर्तित होगी। तो जो दूसरे पृष्ठ से जो अपवर्तित होकर बाहर निकल रही है उसी को निर्गत किरण बोलते हैं। ठीक है, और वैसे दूसरे पृष्ठ का अपवर्तन कोण है, पर इसको निर्गत कोण बोलते हैं आई डैश। ठीक है, और जब ये डेल्टा, जब डेल्टा जो हो वो डेल्टा मिनिमम हो, तब मेरा जो आई होता है वो आई डैश के बराबर होता है। इधर ये कोण आर है और इसको आर डैश बोल देते हैं। वैसे दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण है, पर इसको आर डैश बोल देते हैं। और आर भी क्या होता है, आर डैश के बराबर होता है जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम हो। अब प्रिज्म के लिए इसके अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर साइन, साइन था ये तो डेल्टा जैसा बना दिया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए दे रखा है 60 डिग्री, क्या रखा नहीं, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले, तो ए तो 60 डिग्री है और एन √2 है, तो √2 इंटू साइन ए बाई 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ए 60 है तो ए बाई 2 30 हो जाएगा, इंटू साइन 30 डिग्री बराबर साइन 60/2 तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो देखो इधर ये क्या है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा √2 गुणा 1/2। इस √2 से 2 कट के क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसको लिख सकते हैं मैं साइन 45 लिख सकता हूँ ना। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। यहाँ मैं क्या करूँगा √2 गुणा 1/2। ठीक है, इससे कटेगा ये 1/√2 बचेगा, उसको मैं साइन 45 लिखूंगा। ठीक है, और अब साइन को इधर से साइन को हटा देंगे, तो 45 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस के डेल्टा एम बाई 2। अब ये 30 डिग्री इधर घटा में जाएगा तो बचेगा 15 डिग्री बराबर डेल्टा एम बाई 2। ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 डिग्री, 15 दूनी 30 डिग्री। अब देखो इधर आ जा, ये तो हमने डेल्टा एम तो निकाल लिया, 30 डिग्री आ गया। अब आपतन कोण निकालना है। देखो ये फॉर्मूला जो है अपवर्तनांक का फॉर्मूला एन, वो क्या होता है, वो साइन आई बटे साइन आर ये होता है ना। तो यहाँ जो आर की वैल्यू तो हो जाती है ए बाई 2 और आई की वैल्यू होती है ये ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो जो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 की वैल्यू वही आई की, तो ए कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम कितना है 30 डिग्री बाई 2 कितना आ गया 60 और 30 90/2 45 डिग्री, ये हो जाएगा आई। ठीक है, और अपवर्तन कोण आर पूछ रहा है, अपवर्तन कोण आर, आर हमने बताया अभी आर क्या है, आर है ए बाई 2, आर तो ए बाई 2 है, तो आर बराबर क्या है 60/2 यानी 30 डिग्री। और जो आई डैश है
हमने बताया वो तो आई के बराबर ही होता है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो भी 45 डिग्री हो जाएगा। निकाल दिए सारे एंगल, बस कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके बाद कह रहा है कि स्थैतिक विद्युत में गॉस नियम तथा स्थित चुंबकत्व में परिपतीय नियम का उल्लेख, स्पष्टीकरण एवं लक्षणों की तुलना कीजिए। ठीक है, करते हैं। खोजी थेरा हमारा गॉस नियम। गॉस नियम क्या कह रहा है? गॉस नियम कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। अर्थात जो फ्लक्स 5 बराबर है Q/ε0। इस फ्लक्स को हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन बराबर Q/ε0। ये हो गया गॉस का नियम। अब एम्पियर का परिपतीय नियम क्या था? वो था किसी बंद पथ या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, उससे गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, यानी बंद पृष्ठ में रेखीय समाकलन B.dl बराबर μ0 आई। ठीक है, इसी को जो मैक्सवेल ने संशोधित कर दिया था, उसने इधर क्या कर दिया था, उसने इधर μ0 I + ID, ठीक है, धारा में विस्थापन धारा भी जोड़ दी थी। ठीक है, अब लक्षणों की तुलना क्या है? गॉस का नियम दर्शाता है कि विद्युत आवेश जो है, जो ये विद्युत आवेश है, ये विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। ये विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। जबकि परिपतीय नियम दर्शाता है कि जो विद्युत धारा है वो की क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है। गॉस नियम जो है स्थिर विद्युत में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने में, जबकि परिपतीय नियम बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। गॉस नियम बंद पृष्ठ 3D पृष्ठ होना चाहिए, बंद, जैसे सिलेंडर हो गया, जो है स्फीयर यानी गोला हो गया, ठीक है, ऐसे क्यूब हो गया, बंद पृष्ठ होना चाहिए, उनमें लग सकता है। जबकि जो परिपतीय नियम है वो बंद पथ, बंद रास्ता है, जैसे सर्कल हो गया, एक स्क्वायर होगा, 2D होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, उन पर लगता है। ठीक है, तो ये लक्षणों की तुलना होगी ना, कि 3 पॉइंट इसमें बता दिया हमने। टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। तो इस वाले सेट में आप नोटिस करोगे जो एंड में क्वेश्चन है वो थोड़े से अनयूजुअल से क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है नहीं, बढ़िया बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। जो छठे क्वेश्चन से बाद में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे से थोड़े से हटसी के पूछे इन्होंने। तो ये रहा इसके 3 चीज। ओके, देख लो ध्यान से। वैसे गॉस की पर में तो सभी को पता है। राइटिंग देख रहे हो यार, इतनी साफ साफ मैंने कभी नहीं लिखा अपने जीवन में। अब देखो अगला कह रहा है, ये कह रहा है, अबे तू हट जा यार, ओए मेरा फोन गिर गया। अब कह रहा है कि एक गतिशील आवेशित कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो और चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। इन 4 सिचुएशन में, यार क्लैरिटी नहीं आ रही, इन चारों सिचुएशन में जो है उसके पथ की प्रकृति हमें बतानी है, वो कौन सा पथ फॉलो करेगा। तो देखो, अगर वो जो है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी ये डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र है और ऐसे ही जो है वो कण गति कर रहा है, तो उस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो वो ऐसे ही सीधा जाएगा। तो क्या हो जाएगी इस पहली कंडीशन में, उसका पथ एक सरल रेखा होगी। ठीक है, और अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है मान लिया और कण कह रहा है मैं तो ऐसे जाऊंगा, तो विद्युत क्षेत्र तो कहेगा नहीं भाई हम तो इधर को बल लगाएंगे इस पर, ठीक है, और वो चाह रहा है मैं ऐसे जाऊंगा, तो उसका पथ कुछ ऐसा होगा। यानी इस सिचुएशन में उसका पथ क्या होगा, उसका पथ होगा एक परवलय यानी पैराबोला। ठीक है, नोट करो, अगर कोई क्षेत्र अपने क्षेत्र की डायरेक्शन में बल लगा रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो क्षेत्र की डायरेक्शन में बल लगा रहा है और जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो उसकी दिशा में न हो, तो पथ क्या होता है, एक परवलय होता है हमेशा। इसकी इक्वेशन, परवलय की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax। तो इस इक्वेशन को, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट अगर चुंबकीय क्षेत्र है कहीं, जैसे ये बना दिया अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना दिया,
अब चुंबकीय क्षेत्र, अब जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो मैं इस पृष्ठ पे कहीं भी ले जाऊंगा उसके लंबवत होगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई कण जो है प्रवेश करेगा तो क्या होता रहता है, गोल गोल वृत्ताकार पथ में घूमता रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसे जा रहा है, चुंबकीय बल जो है वो लंबवत लगता है, वो इसके विद्युत क्षेत्र की तरह क्षेत्र की दिशा में नहीं लगता। तो इसलिए जो चुंबकीय बल है वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता, मतलब एक्सेलरेट मतलब जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो दे सकता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण तो दे सकता है, लेकिन वेग का परिमाण नहीं बढ़ा सकता वो। ठीक है, चुंबकीय बल हमेशा जैसे बी होता है ना, ये 3 अंगुलियां फैलाते यार, अभी तो मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, बोर्ड पे वीडियो दिखाता, तो उसका पथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और वो ऐसी गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र उसको कुछ बोलता ही नहीं, भाई जा सीधा निकल जा, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो तब भी इसका पथ क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। तो ये 4 चीज थी, सरल रेखा, परवलय, वृत्ताकार और सरल रेखा। अगला कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप है, वर्गाकार वर्गाकार लूप है कि प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। हमने कहा अच्छा ठीक है, समझ गए। तथा प्रतिरोध जो है वो 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला का एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर शून्य कर लिया जाता है। तो गणना कीजिए प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, देखो अंतिम तो जब चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा वो 0 हो ही जाएगा। प्रारंभिक के लिए देखो एक बार पहले ये चीज को ध्यान से समझो। जैसे जो है हम जो है ऐसे बना रखते हैं, भाई तो हिलता क्यों है आज, तेरे नीचे क्या ही लगा है, फिर हिला, देखो, अरे यार, नॉर्थ साउथ, अबे बड़ा छोटा बना यहाँ तक, ईस्ट और वेस्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, कई लोग तो इसको भूल गए होंगे। तो देखो नॉर्थ ईस्ट प्लेन हो जाएगा ये, ऐसे वो ऊर्ध्वाधर ऐसे रखा है ऐसे। ठीक है, वर्ग हमारा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अरे यार क्या बोल दिया मैं, जो ईस्ट वेस्ट प्लेन है वो तो हो जाएगा ये ईस्ट वेस्ट प्लेन, और जो नॉर्थ ईस्ट प्लेन है वो हो जाएगा यहाँ पे कहीं ऐसे। तो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो ऐसे है। ठीक है, ऐसे, और वो रखा है ऐसे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, पूरा ऐसे ऐसे, या इसके आर पार ऐसे यार, ऐसे मान लो जैसे प्लेन है, ये प्लेन ऐसे बना है नॉर्थ ईस्ट, इसके आर पार ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, और हमारा वर्ग ऐसे रखा हुआ है ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनके बीच का मतलब फाइनल जी जो इनके बीच का कोण जो होगा ना वो 45 डिग्री का एंगल होगा। मेन बात ये है, बस समझ गए। यानी जो प्रारंभिक फ्लक्स होगा मेरा, तो हट रहे फ्रॉम फाइव बराबर बी ए कोस 45 डिग्री। अब बी कितना है, बी है 0.01 टेस्ला, गुणा उसकी क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा उसकी 10 सेंटीमीटर की है, क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना है तो 100 गुणा 100 से डिवाइड, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, तो ये 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 यहाँ से और -2 यहाँ से, क्योंकि 2 है ना ऊपर जाके -2 होगी, तो 10⁻⁻4 इंटू 1/√2। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू ऐसे होती है 0.707 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स प्रारंभिक बिग फाई। और अंतिम जो फ्लक्स होगा 5' बोल दो अगर मैं, वो क्या हो जाएगा बी ए कोस 45, लेकिन बी तो हमने कर दिया 0, तो 0 हो जाएगा वो तो सारा। तो प्रारंभिक फ्लक्स तो ये था। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो 7.07
इंटू 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगी वेबर। ओके, और अंतिम जो है 0 है, तो एक तो ये निकालना था हमें प्रारंभिक व अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश। सारी चीज आज ही निकलवाएगा। ठीक है जी, निकालते हैं। तो देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बटे समय डेल्टा टी। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या है भाई, पहले इतना है बाद में 0 है, तो इसमें से घटा दो, फ्लक्स में परिवर्तन क्या आ जाएगा। अगर संख्यात्मक मान लेना है तो माइनस प्लस लेना नहीं पड़ता। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होगा 7.05 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 का। और समय कितने समय में हो गया ये हो गया था, कितने में हो गया था भाई 0.7 सेकंड में, 0.7। तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 7 एकम 7 0 7 एकम 7 यह आ जाएगा 1.01 और गुणा 10 की पावर माइनस के 4 बचेगी 4 वोल्ट। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब धारा निकालनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे R प्रतिरोध। जैसे वर्ग है तो ऐसे 4 प्रतिरोध है, चारों कितने 0.5 ओम के। ठीक है, तो इनको जोड़े कैसे, ये तो कहानी इसने कौन सी दो भुजाओं के अनुदिश निकालना है प्रतिरोध, तो हमें पता नहीं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को जो है हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। ओके, तो श्रेणी क्रम में आधा आधा क्या हो जाएगा 1 ओम, और आधा आधा ये भी 1 ओम हो जाएगा, और 1 ओम और 1 ओम को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूं, 1 ओम और 1 ओम समांतर क्रम में जोड़ूं, वो क्या हो जाएगा फिर से 1/2 ओम हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों प्रतिरोध समान है, यानी फिर से प्रतिरोध क्या आ जाएगा 0.5 ओम। भाई देखो, इनको जोड़ना आपको आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो प्रतिरोध का संयोजन इन्होंने सिलेबस से हटा दिया, लेकिन क्वेश्चन करवा रहे फिर भी हमसे, वैसे भाई सिलेबस में से हटा देते और काम करवाते हैं। तो ये प्रतिरोध होगा 0.5 ओम। तो भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल तो ये 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और बटे R कितना है 1/2 है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2.02 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 एम्पियर। ये हो गया धारा I का मान। ओके, अब आवेश पूछ रहा है तो आवेश क्यों बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, I कितना है 0.02 2.02 सॉरी गुणा 10 की पावर माइनस के 4 और समय कितना था 0.7 सेकंड। तो आवेश कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 कैरी 1 और 7 दूनी 14, तो 1.414 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 कूलम, यह आवेश हो जाएगा। फिर से देखो, जो ये डायरेक्शन थी ना, बस इससे इतनी चीज को ध्यान रखना कि जो एंगल है ना वो कितना का ले रखा है। एक तो देखो ईस्ट और वेस्ट दिशा बोल ली, एक नॉर्थ और ईस्ट दिशा बोल ली। ठीक है, तो एंगल कितना है 45 डिग्री है, उससे कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, फ्लक्स निकाल लिया इस फॉर्मूले से BA cos थीटा। ठीक है, अब बाद में अंतिम फ्लक्स के लिए जो है 0 ही हो गए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र 0 हो चुका था। ओके, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है फ्लक्स में क्या परिवर्तन हुआ बटे समय। फ्लक्स में परिवर्तन के लिए हमने वैसे अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं, लेकिन एक माइनस भी होता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, वैसे ये सब दिशा बताता है। ठीक है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या दिशा होगी। तो इससे इसको डिवाइड करा, ये आ गया। अब धारा निकालनी है तो I बराबर E/R फॉर्मूला लगा दिया, धारा निकाल ली हमने। आवेश निकालना था तो Q बराबर IT लगा के आवेश भी निकाल लिया। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन बचा है इसका, वो क्या है, ये है अनंत लंबाई
के समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। कर देंगे। और बताओ, कह रहा सिद्ध स्पष्ट कीजिए कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच में जो है बल जो है आकर्षक हो और कब वो जो है प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं। देखो, हमने कहा ये दो धारावाही चालक है, इसमें धारा जा रही है I1, इसमें धारा जा रही है I2। ठीक है, और जो है लंबाई कितनी है, इसकी भी L लंबाई है, इसकी भी L लंबाई है। तो एक सीधे धारावाही तार जिसकी लंबाई L हो, इनके बीच की दूरी दे दी R। ठीक है, ये R दे दी हमने इनके बीच की दूरी। तो ये अपने से R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, देखो डायरेक्शन क्या होगी, इधर अंगूठा करो और अंगुलियां देखो अंदर की ओर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। ठीक है, और धारा देखो हमने समान दिशा में लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू0 बटा 2 पाई, और धारा की इसमें जा रही है I1 और बटा R दूरी पे, ये करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है, और अब ये जो तार है इस पर, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण अब इस तार में, धारावाही तार में क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है BIL और साइन थीटा। ठीक है, धारा तो ऊपर की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो थीटा तो कितना है, 90 डिग्री है। यार ये सब ना मैं अपने हाथों से बना के दिखाता तुम लोगों को, इफ मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा होता। तो फिलहाल तो ये समझ लो बस आंसर से ही लिख रहे हैं हम, तो अब मैं हाथों से दिखा नहीं सकता, बट वैसे मैं कॉपी पे बना के कोशिश कर रहा हूँ पूरी। देखो, चुंबकीय क्षेत्र तो पृष्ठ के अंदर की ओर जा रहा है और धारा ऐसे, तो पृष्ठ के अंदर की वाली दिशा ऐसे समझो ये होगी। ठीक है, उसमें देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 90 का मान तो हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो B की वैल्यू तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे म्यू0 I1 बटा 2 पाई R। ओके, और धारा I क्या है, अब इसमें कितनी धारा जा रही है, I2 धारा जा रही है, तो I की जगह I2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी I2 ही कर दो जा, लंबाई L है और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो बल का फॉर्मूला क्या आ गया, बल बराबर है, बराबर आ गया म्यू0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R और L, ये आ गया बल का फॉर्मूला। अब देखो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा। पहली चीज, अगर धारा क्या हो, समान दिशा में हो, समान दिशा में, जैसे इस डायग्राम में था, ये धारा, ये धारा, ये I1 ये I2, तो ऊपर की ओर धारा जा रही है, इधर अंगूठा टेकोगे R दूरी पे, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम लगा के देखो, ये उंगली करो अंदर की तरफ और ये बीच वाली उंगली सॉरी, ठीक है, ये आगे की तरफ करोगे तो अंगूठा हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, करके देखना, तो ये जो है फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, सिमिलरली इस इधर अंगूठा करोगे ना और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखोगे तो वो बाहर की ओर आएगी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इधर सेम काम करोगे, उंगली ये वाली करो ऊपर की ओर और धारा की दिशा जो है वो जा रही है ऊपर, मतलब इधर की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इधर में, तो ये करोगे ना तो ऐसे, ये ऐसे जाएगी, ये उंगली ऊपर की तरफ आएगी और ये अंगूठा आएगा इधर की तरफ, तो ये बल इस पे लग रहा है इधर की तरफ, तो ये क्या हो रहा है, ये लग रहा है, ये हो रहा है आकर्षण। ठीक है, ये क्या है, ये भैया आकर्षण। तो जब धारा जो है समान दिशा में हो तो क्या लगता है, आकर्षण लगता है। हमने बल की दिशा ज्ञात कर ली फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, क्योंकि बल जो है तार के पहले वाले तार पे बल दूसरे की ओर लग रहा है, मतलब जब धारा समान दिशा में हो ना तो तार उस पर बल जो है अपनी ओर बल लगाता है। ठीक है, इसलिए दोनों तारों के बीच में आकर्षण बल लगता है बल की दिशा। और अगर धारा विपरीत दिशा में हो दोनों में, सेकंड सिनेरियो में अगर धारा जो हो विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तब क्या होगा,
ऐसे ये पहला तार है, इसमें जा रही है धारा I1 और इसमें ऐसे नीचे की ओर धारा आ रही है I2। ओके, अब देखो ये तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, निकाल के देखियो, अंगूठा करियो, अंदर की ओर ही होगा, ऐसे अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, धारा नीचे की ओर आ रही है, तो करके देखना बल की दिशा क्या आएगी, इधर की तरफ आएगी F। ठीक है, अब इसकी वजह से भी इधर चुंबकीय क्षेत्र देखोगे। ठीक है, अंगूठा ऐसे करके नीचे की तरफ को, अंगूठा ऐसे करके अंगुलियां देखोगे तो इधर भी इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा। ओके, और अब इसमें बल की दिशा देखोगे निकाल के, धारा ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, इसमें देखो जब इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर को था और धारा ऊपर को जा रही थी तो बल इस साइड में लग रहा था, तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर को है, धारा ऊपर को जा रही है, तो इसमें बल क्या लग रहा है, इस साइड को लग रहा है। इस बार क्या होगा, इस बार जो है प्रत्येक तार बल जो है अपने से दूर की दिशा में लगा रहा है, यानी हर तार दूसरी तार को दूर की ओर बल लगा रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार प्रति, अच्छा हाँ कर्षण सही लिख रखा है, इस बार प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, ये दिशा अगर पता करना है ना तुमको, तो तुमको वो पढ़ने पड़ेंगे, फ्लेमिंग के नियम, मैक्स या और चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम वगैरह, वो सब पढ़ लोगे, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि किसकी डायरेक्शन कैसे है। तो वैसे मोटी मोटी बात, अगर धारा विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण और धारा समान दिशा में हो तो आकर्षण। ओके, और ये जो है बल का फॉर्मूला आ गया था। बल के लिए आप दूसरे काम कर सकते थे, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते थे और इस पर बल निकाल सकते थे, सेम ही आएगा। ठीक है, ये बल का फॉर्मूला है, म्यू नॉट बटर। लेकिन पेपर में जब डेरिवेशन करोगे ना तो अच्छे से करना है। माना दो तार जो है समान एल लंबाई एल के एक दूसरे से r दूरी में, पहले में धारा I1 बह रही है, दूसरे में धारा I2 बह रही है। अब पहले तार के कारण दूसरी तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना है, इस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला है इतना, और ये अच्छे से। ओके, तो ये हमारा फाइनली 2023 का सेट 7 भी समाप्त होता है। तो 2023 के सारे सेट हम जो है कर चुके हैं। इसकी पूरी 2023 के सेट्स की अलग से प्ले लिस्ट है, उसमें करीब 30 के करीब वीडियोस है, वो सब आप कर लोगे तो आई एम श्योर पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, जय सिया राम।